राम राम। नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है। जो ढाका में हुआ था वो काठमांडू की तरह उसमें भी छात्र थे। श्रीलंका में जो हुआ था कोलंबो में, उसमें भी छात्र और नौजवान थे। और किसी भी देश में जब ऐसा आंदोलन होता है तो जाहिर है छात्र नौजवान ही होते हैं। तो भारत में ये क्यों नहीं हो रहा है? राहुल गांधी चिढ़े चिढ़े से हैं, हताश हैं, एकदम खींचे हुए से, खिसियाए हुए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सवाल कोई पूछे पत्रकार तो अचानक एकदम जो कहते हैं ना कि जैसे सोते से उठा दिया जाए और एक ही रट लगाना है, तो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अजीब मन स्थिति हो गई राहुल गांधी की। सत्ता से बाहर होकर एकदम अजीब से व्यवहार कर रहे हैं। दया भी आती है कभी कभी। उस व्यक्ति को अपना जीवन नहीं जीने दिया गया, वो अपना जीवन जीता, अपने मौज में रहता, अब अपने लिए समय निकालना पड़ता है उसे। ये उसके मन का काम तो है नहीं। राहुल गांधी निजी तौर पर राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं। अब कोई कह देगा बड़े मासूम नहीं है भैया। मासूम होते तो इस तरह के झूठ थोड़ी नहीं बोलते। अब उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार जिस फॉरेन लैंड की बात होती है, उसी फॉरेन लैंड पर जाकर उन्होंने क्या क्या बोला था विदेशी धरती पर, कि भारत में तो लोकतंत्र समाप्त हो गया है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चीन मॉडल की प्रशंसा होती है। भारत जब जब संघर्ष में होता है तो चीन के साथ संघर्ष में है, तो चीन की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश, डोकलाम गलवान आपको याद ही होगा। अमेरिका से संघर्ष में है ट्रेड टेबल पर, तो अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश, डेड इकोनॉमी वाला बयान आपको याद ही होगा। इस सब के बावजूद भारत में ये विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है? ये तथाकथित क्रांति क्यों नहीं हो रही है? ये सरकार क्यों नहीं बदली जा रही? उसके लिए थोड़ा सा टाइम मशीन में पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी जिस वक्त सत्ता सुख ले रहे थे, उस समय ही देश की जनता वो बुरी तरह से आक्रोशित थी। नेताओं के व्यवहार से, नेताओं की नीतियों से, सरकार के ढिलमिल रवैये से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक लगाने की जो कोशिश हो रही थी उससे, भ्रष्टाचार चारों तरफ एकदम बढ़ता चला जा रहा था उससे, और जनता आक्रोशित थी। जाहिर है जनता को ये लग रहा था कि क्या करें, इसका विकल्प क्या है। और उस दौरान अन्ना आंदोलन होता है। अब लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो दरअसल वो आंदोलन था। और भारत में जेन जी से ज्यादा जेन जी के ऊपर वाले हैं, यानी 13 से 28 साल वाले से ज्यादा। जेन जी कहते किसको हैं? जेन जी मतलब 1997 से 2012 के बीच की पैदाइश। तो 2012 की पैदाइश मतलब 13 साल, और 1997 की पैदाइश मतलब 28 साल। तो 13 से 28 साल वाले जो बच्चे हैं उनको जेन जी कहते हैं। लेकिन भारत में जेन जी के ऊपर वाले भी हैं, और वो थोड़ा ज्यादा समझदार होते हैं। उनका आक्रोश यूं नहीं होता कि अपनी संसद को जला दें, अपने राष्ट्रपति भवन को जला दें, अपने सर्वोच्च न्यायालय को जला दें, अपने मंत्रियों को, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को, उन सबको मारे पीटे, ऐसा नहीं करते हो। और ढाका, कोलंबो और काठमांडू, तीनों में जो अंतर है वो समझ लीजिए। कोलंबो में परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार मूल में था। काठमांडू में भी वही है, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार। और जो यूपीए की सरकार थी वो भी परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण थी। नेपो बेबी, नेपो किड्स जो कहा जा रहा है, वो नेपो बेबी, नेपो किड्स वही तो हैं। और राहुल गांधी अगर वहां के पैमाने पर देखें तो वो भी नेपो बेबी ही कहे जाएंगे। 20 साल से अगर संसद में है, वो एक जगह से हारते हैं, पार्टी उनको वायनाड भेज देती कि चलो अमेठी हारेगा, आशंका हो गई तो वायनाड भी लड़ा दो, तो दोनों में से एक जगह हारे, एक जगह जीत गए। यही नेपो बेबी, नेपो किड्स है। और नरेंद्र मोदी जो फिनोमिना आया है देश में, वो उसी नेपो बेबी, नेपो किड्स फिनोमिना के विरोध में आया। तो ये टाइम मशीन में पीछे जाना पड़ेगा। 2014 में भारत में एक बदलाव हो चुका है। और एक बात और समझिए, वो कोई भारत में हमारे क्रांति ये वाली नहीं होती। ऐसे बंदूक लेके चलने वालों को ना, उनकी सही जगह पहुंचा दी जाती। बहुत कोशिश की वामपंथी आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, खालिस्तानी आतंकवादियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में क्या करने की कोशिश नहीं की। और आप भूल गए। याद रखना चाहिए, बाकायदा शाहीन बाग का जो तमाशा था वो किस लिए था? वो इसीलिए तो था कि देश भर में मुसलमानों पर अत्याचार ये कह कर लोगों को भड़काया जाए।
लेकिन सरकार ने बहुत सलीके से उनको थका दिया, परेशान कर दिया, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। उन्होंने दंगे किए तो वो मरे, उन्होंने दंगे किए तो वो जेल में। शरजील इमाम ने अगर देश को काटने की धमकी दी, चिकन नेक को काटने की बात की, तो वो जेल में है और उसको जमानत नहीं मिल रही। उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही, मिलनी भी नहीं चाहिए। खालिस्तानियों ने वही कोशिश की। आपको याद होगा जब 2021 में जब लाल किले पर ये लोग चढ़ गए थे, आईटीओ पर ट्रैक्टर को फाइटर की तरह चला रहे थे। राजदीप सरदेसाई ने झूठ बोला, झूठा लिख दिया कि पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि पुलिस की गोली से नहीं, अपने से ही उसकी जान चली गई थी। ट्रैक्टर को फाइटर बनाकर मर गया था। और उस वक्त हम बताएं, हम सबको यह लग रहा था कि और आयरन हैंड से निपटना चाहिए। हमें याद है कि गृह मंत्री अमित शाह घायल पुलिस वालों से मिलने गए थे अस्पताल में। लाल किले के बगल में जो बड़ा नाला बनाया गया है किलों की सुरक्षा के लिए, ऐसे नाले नहर बनाए जाते थे, खोद दिया जाता था, वहां पुलिस वाले गिर गिर कर घायल हो गए। खालिस्तानी चढ़ गए थे लाल किले के ऊपर तक। यह विवाद अभी तक है कि खालिस्तानी झंडा फहराया गया। उसको लेकर बहुत से जो फ्रॉड फैक्ट चेकर हैं वो दुनिया भर की बातें करते हैं, जिन्होंने जामिया में पत्थर को पर्स बना दिया था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उस आंदोलन से निपटा, वो कमाल है। बार बार पंजाब के किसानों को भड़काकर, पंजाब के नौजवानों को भड़काकर दिल्ली लाया जाता था। किस किस तरह के आंदोलन किए जाते थे, खतरनाक तरीके से। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत सलीके से उनको भी एक तरह से कहें प्रतिरोध किया, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया, बल प्रयोग नहीं किया। उसके बावजूद ये झूठ बोलते रहे। आज उनके झूठ पर लोग उन्हीं के ऊपर, जैसे अपने ऊपर थूक लिया हो। वो कहते हैं कि 700 किसान मारे गए, 800 किसान मारे गए। पूछा जाता है भैया कहां गोली चली, कहां पुलिस ने पीटा, कहां पुलिस ने मार दिया, तो पता चलता कि नहीं ऐसा नहीं। फिर एक नया शब्द निकाला उन्होंने, अलग अलग परिस्थितियों में किसान आंदोलन के दौरान मर गए। क्यों बूढ़े बुजुर्गों को लेकर आए थे भाई? क्यों उनको सर्दी गर्मी बरसात में ऐसे परेशान कर दिया? क्यों उनको हथियार के साथ, क्यों उनको जेसीबी के साथ, क्यों उनको बड़ी बड़ी मशीनें लेकर क्यों लेके आए थे? क्या करना चाहते थे? किसकी फंडिंग थी? तो शाहीन बाग भी आपने देख लिया, खालिस्तानी वाला भी देख लिया। अब जरा आपको और याद दिलाता हूं, जो लोग कहते हैं कि ये सरकार बहुत कड़ाई से नहीं निपटती, खूब कड़ाई से निपटती है। इतनी कड़ाई से निपटती है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, जो असंवैधानिक था उसको हटा दिया और वहां चूं तक नहीं हुई। पत्थरबाजी बंद हो गई। कश्मीरी मुसलमान का बच्चा अब मरता नहीं है। कश्मीरी मुसलमान का बच्चे का चेहरा अब नहीं खराब होता, उसके पेलेट गन नहीं लगता, वो लोहे की गोलियां नहीं लगती है रबर जैसी, नहीं होता ये सब। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि इस देश के नौजवान की आकांक्षाएं क्या है। इसीलिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, देश में रोजगार बेहतर हो, देश में फैक्ट्रीज आए, देश की आत्मनिर्भरता हो। अब टाइम मशीन में पीछे जाएं तो कहां पॉलिसी पैरालिसिस थी, कहां हम टॉप 5, टॉप 4 और टॉप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमी का चेंज है। कहां हमारे यहां कुछ बनता ही नहीं था। अब जब कुछ बनता नहीं था तो बहुत से लोग कहेंगे बहुत कुछ बनता था, लेकिन हम ज्यादातर चीजों पर आत्मनिर्भर नहीं थे। आज तो आईफोन 17 भी बन रहा है। कोई कहेगा कि असेंबल हो रहा है, बहुत कुछ पार्ट अभी भी चाइना से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही असेंबल से मेकिंग की तरफ बढ़ेंगे। आप जरा सोचिए। और सिर्फ ये आईफोन की बात नहीं कर रहा, सभी चीजों में दुनिया की हर कंपनी भारत को निवेश के तौर पर देख रही, एक बड़े डेस्टिनेशन के तौर पर देख रही। हमारे यहां भी वो बड़ी समस्या है। एनआरसी इसीलिए होना बहुत जरूरी है। वहां जो काठमांडू में गुस्सा है, वो गुस्सा वहां के वंशवादियों, वहां के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। तो आप ये भी जरा समझिए कि उसमें सिर्फ केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नहीं, उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। दौड़ा दौड़ा कर उनको मारा गया, जो बेहद दुखद है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाकर मार दिया गया। हम ये नहीं करते। हमारे यहाँ विपक्ष भी जब था तो जिम्मेदार होता था। जब निर्भया आंदोलन हुआ, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, कभी भी कोई राष्ट्रपति भवन में घुसकर कुछ इस तरह की हरकतें नहीं की। रायसीना पहाड़ी पर गए, मैं भी वहां प्रदर्शन में शामिल था, पत्रकार होने के बावजूद, एक जागरूक नागरिक के नाते। अभी भी जो प्रदर्शन होते हैं, उन प्रदर्शनों से सरकार उस तरह से नहीं कड़ाई से निपटती है। उस कड़ाई से न निपटने के पीछे वजह है क्योंकि अपने लोग हैं। लेकिन हाँ, कड़ाई से निपटती कहां निपटती है? नक्सली आतंकवादियों से, खालिस्तानी आतंकवादियों से। विदेशी धरती पर भी वो मर रहे हैं, इस्लामिक आतंकवादियों से। देशी विदेशी हर धरती पर मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब 1 साल से ज्यादा कोई आतंकवादी बचता नहीं है। ये सब हो रहा है। इसीलिए हमारे देश में टाइम मशीन में पीछे जाएंगे तो 14 वाला वाकया याद कीजिए, 2011 से 14। और मैंने तो खुद देखा है रिपोर्टिंग करते हुए।
लोग अपने ऑफिस छोड़कर, अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, अपनी फैक्ट्री बंद करके, अपनी फैक्ट्री बंद करते थे, अपनी गाड़ी में खाना लेते थे, अपने वर्कर्स को छुट्टी देते थे और कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। किया देश ने। भारत को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भारत दुनिया को सिखाता है, भारत का एक मॉडल है और भारत का मॉडल बंदूक की गोली से क्रांति नहीं निकालने देता। ये मार्क्स और लेनिन के चेले जो है, ये माओवादी आतंकवादी, ये इस्लामिक और खालिस्तानी आतंकवादी, ये यहां नहीं चल पाएंगे। हमारा देश हमारे गुरुओं की सीख है। हम रामकृष्ण शिव की धरती हैं, हम स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती की धरती हैं, हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उनकी धरती हैं, हम चंद्रशेखर आजाद की धरती हैं, अशफाकुल्ला खां की धरती हैं। तो हमारी जो जमीन है उसको आप किसी से सीखने की बात मत बताइए, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, उनकी परंपरा के लोग हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, उनके सिखाए रास्ते पर, मार्ग पर हम चलते हैं। हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। दुनिया के सारे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस भूमि पर आए और अगर किसी से सीखने की जरूरत है तो हम सीख लेंगे, अच्छा। लेकिन ये बंदूक की गोली से क्रांति वाला भारत में नहीं चलेगा, वो होगा भी नहीं। और जो ये करने की कोशिश करेगा वो खत्म होगा, जैसे नक्सली आतंकवादी खत्म हो रहा है, जैसे जो अलग अलग हिस्सों में उत्पात करने की कोशिश करते हैं वो खत्म हो रहे हैं। और तो और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी इसीलिए खत्म हुई क्योंकि वो बंदूक की गोली से क्रांति चाहती। भारत ये वाला नहीं है। भारत जब कहता है तो वो उसी हिंदू धर्म के भगवान बुद्ध, उसी हिंदू धर्म के भगवान जय महावीर, उन सब से निकली हुई धरती है, वो प्रेरणा है। ये आप इसको अलग अलग करके कहने नहीं, हिंदू अलग, बौद्ध अलग, जैन अलग, सिख अलग, ये करके नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत इस स्थिति में, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं वो सपना पूरी तरह से टूट कर चूर हो जाएगा। अब राहुल गांधी खिसियाते हुए चाहते हैं कि वो हो जाए, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को आप नेपो बेबी, नेपो किड की तरफ ले जाना चाहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बेटा कहाँ है, अमित शाह का बेटा कहाँ है, और किसी का बेटा कहाँ है, राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है, नितिन गडकरी का बेटा कहाँ है। निश्चित तौर पर इनके बेटे हैं, लेकिन इनके बेटे किसी भी तरह से देश चलाने की स्थिति में नहीं, नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है कोई। और जब ये दिखने लगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना समझना पड़ेगा और सोचेंगे समझेंगे, और उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक महावत भी है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आज मोहन जी 75 वर्ष के हो गए, बड़ा अच्छा लेख लिखा है उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने, और मैंने तो 2009 में लिख दिया था, ये जरा देख लीजिए, संघ सरसंघ चालक जी के ऊपर लिखा था, मोहन भागवत जी के ऊपर। और मेरा ये मानना है कि जो मैंने 2009 में लिखा था, मेरे एक लेख का अंश है, ये साझा कर रहा हूं, ये आज भी उसी तरह से उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जो क्रांति, परिवर्तन, बदलाव होना था, यहाँ एक तो बंदूक की गोली से नहीं होती, यहाँ हम अपने देश को जलाते नहीं हैं, यहाँ छोटी मोटी घटनाएं बहुत हो लेकिन हम बहुत उत्पात नहीं करते हैं। हमें पता है कहाँ कितना दबाव बनाना है, हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा चुनाव आयोग, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारी संस्थाएं, हमारा लोकतंत्र, ये सब जीवंत है। हम जरा सा हमें लगता है कि सामने वाला अहंकारी हो गया है तो हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे काम के बावजूद 240 पर लाकर पटक देते हैं। हम तेलंगाना और कर्नाटक में, वहाँ की उनकी सरकारें थी, केसीआर की गड़बड़ी थी तो रेवंत रेड्डी को जिता दिया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप उनके नेताओं को, वहाँ ये कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत नजदीकी मुकाबले में कांग्रेस की सरकार बना दी, पंजाब में कांग्रेस से उबे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। तो हम ये भारत के लोग हैं। झारखंड में हमने भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद हमें लगा कि हेमंत सोरेन के ऊपर इस तरह का काम हो रहा है तो उसको जिता दिया। और ममता बनर्जी पर आरोप लगता है, बहुत सी गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा वर्ग तो उनके साथ है ही ना, तभी तो लगातार 3 बार जीत रहे हैं। देश ऐसे चलता है। हम अरविंद केजरीवाल में क्रांति देखते हैं, जब देखते हैं कि अरे ये तो क्रांति फुस से निकली, वो बहुत ही क्रांतिकारी हो गए, तो उनको भी हटा के बाहर कर देते हैं। विधानसभा का चुनाव हरा देते हैं, छोड़िए मुख्यमंत्री बनने के संबंध, विधायक भी नहीं बनने देते हैं। हम वो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारी शक्ति, मैं फिर कहता हूं, हमारा जो संविधान है वो इसलिए है क्योंकि हम हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। संविधान की वजह से हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता नहीं, ये दोनों का फर्क समझ लीजिए। और कोई जब कहता है कांग्रेस ने संविधान बना कर दिया, ये भी एक गांधी परिवार, एक परिवार की ठेकेदारी कराने की कोशिश है। ये भी वही नेपो बेबी, नेपो किड्स वाला मसला है, यहां नहीं चलने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अब स्पष्टता हो गई होगी कि भारत में ये सब क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं होगा और कब हुआ था, कैसे हुआ था। नरेंद्र मोदी दरअसल वंशवाद, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने वाले नायक के तौर पर ही देखे जा रहे हैं, इसीलिए वो लगातार जीत रहे हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।